हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन। और यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है यूनिट 4 संप्रेषण का। जो नेट होने वाला है आपका री एग्ज़ाम। 18 जून को एग्ज़ाम हुआ था लेकिन कैंसिल होने की वजह से अब इसे दोबारा देना पड़ेगा, है ना। तो पेपर फर्स्ट जो हम इसमें पढ़ते हैं, पेपर फर्स्ट में जो यूनिट 4 है उसकी यहाँ पर हमने एक पार्ट हम इसका पढ़ चुके हैं। यूनिट फर्स्ट एंड सेकंड भी हम देख चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है वीडियोस। इसका संचार वाला टॉपिक हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आगे इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो यहाँ पर हमने क्वेश्चन और थ्योरी दोनों के ही रूप में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको अच्छे से रिवीजन हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जानते हैं यूजीसी फर्स्ट पेपर के लिए बहुत कम वीडियो जो आपको फ्री में अवेलेबल होती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको 10 यूनिट तक जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे वो सारे मैं आपको कराऊंगी। अभी आपके एग्ज़ाम में काफ़ी दिन बाकी हैं, तो प्लीज़ आप चैनल से जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर ही लें। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें प्लीज़। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हम पढ़ेंगे यहाँ पर संचार के प्रकार। पहले संचार का अर्थ, संचार की परिभाषाएं, उद्देश्य हम देख चुके हैं। अब यहाँ पर आज हम देखेंगे कि संचार के प्रकार। तो संचार के प्रकार कितने हैं? तो सबसे पहले व्यक्तियों की संख्या के आधार पर संचार के 2 प्रकार होते हैं, अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। इनको ध्यान से समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता आया है और बनता ही रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन भी होती है, क्यों अंतः वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक में क्या अंतर है। जो व्यक्तियों की संख्या की बात कर रहा है ये बहुत बड़े ग्रुप की बात नहीं कर रहा किसी की। तो एक होता है अंतः वैयक्तिक, अंतः का मतलब होता है आंतरिक, है ना। इसको ध्यान से समझना आप। इंट्रापर्सनल, अंतः व्यक्ति को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम इंट्रापर्सन। क्या बोलते हैं? इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। और जो अंतर व्यक्ति को होता है उसको बोलते हैं इंटरपर्सनल। क्या बोलते हैं? इंटरपर्सनल। इसका आप इंग्लिश वर्जन भी याद रख सकते हैं, अदरवाइज़ मैं इसको भी इतना अच्छे से समझाऊंगी कि आपको समझ में आ ही जाएगा। आज का जो ये वीडियो है इसमें मोस्टली चीज़ें हमें अलग से समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने लिखी तो नहीं है, लेकिन मैं उनको समझा ज़रूर दूंगी। आप ध्यान से बिल्कुल अच्छे से कान लगा के सुन लेना, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बस इतना ही काम आपको करना है। चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। अंतः व्यक्ति को होता है आंतरिक, ठीक है। आंतरिक और अंतर का मतलब होता है दो व्यक्तियों में, देखो दो व्यक्ति जब आपस में बात करेंगे दो व्यक्तियों में अंतर होता है ना। और अंतः का मतलब होता है हमारे अंदर। जैसे कि हम कोई परीक्षा देने जा रहे हैं और कुछ भी एक बेरोजगार आदमी है ना। तो वो अपने आप से जो चिंतन करता है, अपने आप से जो बातें करता है, अपने अंदर कुछ सोचता है, कुछ विचारता है, तो उसको बोलते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। समझ में आया। और जो अंतर्वैयक्तिक का मतलब होता है, जैसे मोबाइल पर हम किसी से बात करते हैं जहाँ पर दो व्यक्ति, वैसे इसमें दो व्यक्ति ही तो अनिवार्य होते ही होते हैं, बल्कि इसमें दो से अधिक भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, ग्रुप नहीं होता पूरा, लेकिन 2 या 3 व्यक्ति जहाँ पर होते हैं वहाँ पर होता है अंतर्वैयक्तिक संचार, ठीक है, यानी कि इंटरपर्सनल। इनको आप समझ लेना। अंतर किस में होता है? 2 व्यक्तियों में, ऐसे करके याद रख लेना। एक से अधिक व्यक्तियों में अंतर होता है और अंतः हमारा आंतरिक, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखना, जरूर याद हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक संचार 2 प्रकार के होते हैं। अंतर्वैयक्तिक तो आप समझ गए एक ही प्रकार का है ना, लेकिन जो अंतर्वैयक्तिक संचार है वो 2 प्रकार के होते हैं, शाब्दिक संचार और अशाब्दिक संचार, ठीक है। शाब्दिक संचार और अशाब्दिक, शाब्दिक का मतलब आप समझते हैं जो शब्दों में जिसको बयान किया जा सके, और अशाब्दिक होता है जो संकेतों के माध्यम से होता है, जिसमें रंगों के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से, है ना, और या हाव भाव के माध्यम से, फीलिंग से, उन सब चीज़ों का उनका उसमें यूज होता है, वो होता है अशाब्दिक संचार। तो इनको हम देखेंगे। सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, वार्तालाप, अनौपचारिक सूचना, समूह चर्चा, भाषण तथा अंगूरी लता, इसको आप याद रख लेना। अंगूरी लता यानी कि ग्रेप वाइन संचार, ये मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं। अभी हमने यहाँ पर ऊपर देखा है कि जो अशाब्दिक संचार होता है, ये शाब्दिक संचार जो होता है, तो ये भी दो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? शाब्दिक संचार जो होता है, यहाँ पे आप ध्यान रख लेना, शाब्दिक संचार 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मौखिक और लिखित, ठीक है। शाब्दिक में 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार का यानी मौखिक संचार और लिखित संचार। मौखिक में क्या होता है? जो चीज़ें हम बोल करके करते हैं। तो आप जानते हैं जो सेमिनार, संगोष्ठी, कार्यशाला, भाषण वगैरह दिए जाते हैं, ये सब मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं,
है ना, वार्तालाप, बातें अगर करेंगे। अंगूरी लता, ग्रेप वाइन आपसे पूछा जा सकता है किस संचार का उदाहरण है, तो ये किसका है, मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं ये सारे के सारे। इनको आप अच्छे से याद रख लेना, है ना। और ये जो लिखित संचार की बात अगर हम करते हैं तो आप जानते ही हो, लिखित संचार में जो हमारे अभिलेख वगैरह हैं, जो पूरा इतिहास है, ये सब कुछ किस में, लिखित संचार में ही क्या किया जाता है, इसको सेव किया जाता है। मौखिक संचार में व्यवधान या रुकावट आने को एंट्रोपी कहते हैं। ये शब्द आप याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूछा जा सकता है कि मौखिक संचार में व्यवधान या कोई बाधा आने को क्या कहा जाता है, एंट्रोपी कहा जाता है। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा से अच्छे से एक बार सुन लेना, ये समझ में आ जाएगा। अशाब्दिक संचार के पहलू, तो ये तो हमने ऊपर पढ़ लिया। शाब्दिक जो संचार है वो दो प्रकार का हो गया, मौखिक संचार और लिखित संचार। मौखिक संचार हमने देख लिया। लिखित संचार में क्या होता है, लिखित संचार में जैसे कि कोई रिपोर्ट पेश करना, कोई बुलेटिन के द्वारा, फैक्स के द्वारा, है ना, और सोशल नेटवर्किंग के द्वारा, ये सारी जो चीज़ें होती हैं, नोटिस वगैरह किसी को हम देते हैं तो लिखित संचार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं तत्व, इनको याद रख लेना। अशाब्दिक संचार के पहलू कौन से होते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप याद रख लेना। इसमें कितने होते हैं, 5 पहलू आते हैं। तो 5 कौन कौन से हैं, प्रोक्सिमिक्स, काइनेसिक्स, पार्श्व भाषा, क्रोनेमिक्स और स्पर्श की भाषा, है ना। ये इसमें जो अशाब्दिक संचार के पहलू हैं, इनको बिल्कुल आपको ऐसे एज इट इज़ याद रखना है, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे ही जाते हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है काफ़ी। तो अशाब्दिक संचार के पहलू हैं, बस इसमें अशाब्दिक में आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस ये याद रख लेना, इसमें कुछ भी पूछा, पार्श्व भाषा, ये स्पर्श की भाषा, क्रोनेमिक्स, ये किस संचार के अंतर्गत आते हैं, तो अशाब्दिक के अंतर्गत आते हैं। किसी को छूना, टच करना, हाव भाव संकेतों से बताना, रंगों के माध्यम से बताना, है ना। और जैसे इसमें बहुत सारी जो शारीरिक मुद्राएं होती हैं वो आती हैं, जैसे पलक उठाना, आगे झुकना, पीछे झुकना, चश्मा उतार कर रख देना, जम्हाई लेना, त्योरी चढ़ाना, नाक को थोड़ा थोड़ा छूना, रगड़ना, और बाहें आराम की मुद्रा में ले जाना, जेब में हाथ डाल करके चलना, ये सब क्या होते हैं, अशाब्दिक संचार के पहलू होते हैं, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, शरीर संबंधी ये भाव भंगिमा जो होती हैं, ये अशाब्दिक संचार के अंतर्गत आती हैं, इनको ध्यान से आप याद रख लेना। संगठन प्रणाली के आधार पर संचार के प्रकार, तो संगठन प्रणाली के आधार पर शब्द संचार दो प्रकार का होता है, औपचारिक और अनौपचारिक संचार। कौन सा होता है, औपचारिक और अनौपचारिक संचार। औपचारिक जो संचार होता है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ये 3 प्रकार का होता है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, क्षैतिज और तिर्यक संचार, ये औपचारिक संचार होता है, जो कि 3 प्रकार का होता है। इसमें क्या होता है, औपचारिक संचार में जैसे जो कर्मचारी होते हैं, कर्मचारी अपने उच्च अधिकारियों से बात करते हैं, है ना। कोई मतलब कोई कर्मचारी जैसे कि टीचर्स हैं, वो प्रिंसिपल से बातें करते हैं, तो वो हो गया कौन सा, ऊर्ध्वाधर संचार, है ना। क्षैतिज संचार क्या होता है, समस्तरीय बात करते हैं, जैसे टीचर टीचर आपस में अगर बात कर रहे हैं तो वो हो गया क्षैतिज संचार। ठीक है, और ऐसे ही तिर्यक जो संचार होता है, इसमें चुनौतियों को पूर्ण करने में आरेखी संचार का महत्व दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इसको तिर्यक को आरेखी संचार भी क्या है, कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें संचार से जुड़े जो व्यक्ति होते हैं उनका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। इसमें कोई भी मतलब हम किसी से भी बातें कर सकते हैं। ठीक है, जो हमारा सीधा इसमें प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है, अप्रत्यक्ष संबंध में तिर्यक संचार बोला जाता है। तो ये औपचारिक संचार के उदाहरण हैं, इनको आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर औपचारिक संचार नेटवर्क। ये ऊपर औपचारिक संचार के प्रकार बताए गए हैं, यहाँ पर नेटवर्क बताया गया है कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6। औपचारिक जो संचार होता है वो 6 प्रकार के होते हैं उसके नेटवर्क। तारा चक्र संचार नेटवर्क, श्रृंखला नेटवर्क, वाई आकार का संचार, उल्टा वी संचार, वृत्त संचार नेटवर्क, सभी मार्ग नेटवर्क। तो ये 6 प्रकार के नेटवर्क होते हैं, इनको आप अच्छे से एक बार इनकी थ्योरी जरूर पढ़ लेना, है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, लेकिन थोड़ा थोड़ा यहाँ से आपकी इनकी थ्योरी एक बार देख लेनी है। वैसे आपने पढ़ ली होगी तो इनको रिवाइज आपको हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रभावी कक्षा संचार। जो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो कक्षा होता है मेन, जो हमारा ये नेट का एग्ज़ाम है, ये टीचिंग एग्ज़ाम है ना। तो इसमें क्या होता है कि प्रभावी कक्षा के लिए संचार किस प्रकार का होना चाहिए, तो कक्षा में प्रभावी संचार हेतु सर्वप्रथम अनुशासन बनाए जाना चाहिए।
तो सबसे पहले तो क्लास में अगर अनुशासन होगा, डिसिप्लिन होगा, तभी तो हमारा जो संचार है, जो हम बोलना चाहते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, वो प्रभावी हो पाएगा, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा, है ना, तभी तो वो इफ़ेक्टिव होगा। तो सबसे पहले डिसिप्लिन होना, बिल्कुल शांति होना बहुत ही ज़रूरी होता है। जहाँ बच्चों को ज़रूरत है बोलने की वहीं बोलें। शिक्षक को विषय की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी ही चाहिए, तभी तो वो उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। क्या होता है कई बार आजकल देखा है जिनको अपने सब्जेक्ट की फुल नॉलेज नहीं होती, और बच्चा अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ ले ना, या तो उसको धमका करके चुप करा देंगे, या क्या करेंगे कि ठीक है मैं कल बता दूंगा, ये मतलब उसको आनाकानी फिर करनी पड़ती है। तो हमें कोई भी है, अगर हमें कोई भी टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में, अपने विषय के बारे में कभी भी बच्चा कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन उठा करके पूछ ले, इतनी जानकारी होनी चाहिए। शिक्षा का एकमात्र लक्ष्य विद्यार्थियों का हित होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए, इसी के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा है। कक्षा की स्थिति में संप्रेषित शब्दों में शक्ति, संरचना और परंपरा होनी चाहिए। कक्षा की स्थिति में जो हमारे शब्द हैं उनमें शक्ति होनी चाहिए, यानी कि वजन होना चाहिए, पावर होनी चाहिए हमारे शब्दों में, है ना। तभी तो बच्चे, क्या है कि देखो कई बार होता है बच्चे मान लो शोर मचा रहे हैं और आप उनको धीरे धीरे, चुप हो जाओ बेटा, बेटा चुप हो जाओ, ऐसे मतलब धीरे धीरे, आपके बच्चे, आपकी बात में ही वजन नहीं है, आपके मतलब आवाज़ में पावर नहीं है, तो क्या होगा, बच्चे आपकी बात सुनेंगे? बिल्कुल नहीं सुनेंगे। तो संप्रेषित शब्दों में शक्ति, संरचना और परंपरा होनी चाहिए ये कक्षा की स्थिति में। जो भी बातें आप बोल रही हैं वो इफेक्टिव होनी चाहिए। शिक्षा कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करें। आप जानते हैं लोकतांत्रिक मूल्य क्या होते हैं, यानी कि वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो आप जानते हैं जो विधियाँ होती हैं ना, शिक्षण विधियाँ, यूनिट फर्स्ट में आपने पढ़ी होंगी। उसमें क्या होता है कि शिक्षण विधियों में के अकॉर्डिंग जो टीचर्स, जो मतलब टीचर्स को सेंटर में रखती हैं जो विधियाँ, उनको अमनोवैज्ञानिक विधि माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित नहीं करती हैं, उसमें बच्चों की, विद्यार्थियों की बातें नहीं सुनी जाती हैं, है ना। तो हमें ऐसी विधियाँ अपनानी चाहिए, ऐसे मेथड अपनाने चाहिए पढ़ाने के लिए या समझाने के लिए, जो बच्चों को भी क्या करें, पूर्ण रूप से उनको भागीदार बना सकें। शिक्षक व विद्यार्थियों के मध्य संचार प्राय उपयोगितावादी होना चाहिए। जो भी बातें वो कर रही हैं उनका कहीं ना कहीं कोई मूल्य होना चाहिए। शिक्षक का कक्षा में एनकोडर्स की भूमिका में रहते हैं, जबकि विद्यार्थी डिकोडर्स की भूमिका में रहते हैं। मतलब जो शिक्षक होता है वो एक प्रेषक होता है, और वो एनकोडर्स मतलब अपनी बातों को पूरा क्या करता है, संश्लेषण करता है, और जो बच्चे होते हैं ना वो उस बात को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, उसको समझते हैं, तो वो डिकोडर्स की भूमिका में होते हैं। यहाँ से क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा गया था, इसको आप अच्छे से ध्यान रखना। शिक्षक का कक्षा में संचार एजुटेनमेंट सिद्धांत पर आधारित आश्रित होता है, ये सिद्धांत भी आप याद रख लेना। कक्षा संचार विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल होना ही चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों को संबोधित करते समय अध्यापक वाक स्वराघात परिवर्तन को ध्यान में रखते हैं। बिल्कुल, अगर हमें प्रभावी शिक्षण बनाना है तो ऐसा नहीं है आप हमेशा धीरे ही बोलते चले जाओ, हमेशा बहुत तेज आवाज़ में चिल्लाते चले जाएं। वाक स्वराघात का मतलब होता है हमें कब, कहाँ पर, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, उस चीज़ को अच्छे से समझ में आना चाहिए, हमें खुद उसका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। ये भारत सरकार की एक शाखा है जो सूचना प्रसारण, प्रेस और फिल्मों से संबंधित नियमों और कानून के निर्माण और प्रशासन का शीर्ष निकाय है। सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय यह प्रसार भारती के लिए भी जिम्मेदार है, उत्तरदायी है। किसके लिए? प्रसार भारती के लिए। जहाँ से क्या होती हैं जो भी चीज़ों का, जैसे आप जानते हैं न्यूज़ वगैरह जो ये सब चल रहा है, तो इसका सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय क्या है, एक मतलब जो हाईएस्ट जो क्या है ऑर्गेनाइजेशन है वो कौन सा है, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय है। तो इसका आप ध्यान रखेंगे, प्रसार भारती के लिए भी यही उत्तरदायी। प्रसार भारती के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 23 नवंबर 1997 को प्रसार भारती का गठन किया गया था। इसके दो मुख्य घटक आकाशवाणी एवं दूरदर्शन है। डायरेक्ट टू होम, डायरेक्ट मतलब घर तक पहुंचाना, सेवा करना, ये डीटीएच इसको बोला जाता है। इस सेवा का प्रारंभ भी प्रसार भारती द्वारा किया गया था 2004 ईस्वी में। ठीक है, तो ये प्रसार भारती के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे देख लेना। समाचार एजेंसियों की अगर हम बात करें तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसको 27 अगस्त 1947 को रजिस्टर्ड किया गया, और 1 फरवरी 1949 को इसने कार्य करना शुरू कर दिया। ये भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी न्यूज़ एजेंसी, तो ये प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इसका आप ध्यान रख लेना। इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय, वो कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर है।
एक बार आपको फिर याद दिला देती हूँ, प्लीज़ अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर लेना। यहाँ से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा अपने एग्ज़ाम के लिए। आप यूजीसी नेट क्या एग्ज़ाम दे रहे हैं और इस बार तो रीनेट हो रहा है, तो इसलिए आपको और एक महीना मिल गया। इसको आप पॉजिटिव वे में लें, अच्छे से ही तैयारी करें। हो सकता है आपकी पहले कम तैयारी हो, लेकिन एक महीने में बहुत तैयारी हो जाती है अगर बच्चा करना चाहे तो आप प्लीज़ जुड़ें चैनल से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया, यह भारत में कार्यरत एक संवाद समिति है। यूएनआई इसी की शॉर्ट फॉर्म है, यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया ने ही सर्वप्रथम विश्व में उर्दू समाचारों की आपूर्ति की थी। है, ध्यान रखना, उस सबसे पहले विश्व में उर्दू समाचारों की जो आपूर्ति की गई थी वो किसके द्वारा? यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया के द्वारा की गई थी। इसका नेटवर्क दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ। और इसके अलावा ये विदेशों में भी इसकी क्या क्या हैं, शाखाएं फैली हुई हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना आप। नेक्स्ट देखें, नेम समाचार नेटवर्क, ये सारे के सारे सूचना इसी के अंतर्गत आते हैं। तो आप ये घबराएं नहीं कि ये मैम क्या पढ़ा रही हैं, ये बिल्कुल जो आपके टॉपिक में है, जो यूनिट में है, वो मैंने वही यहाँ पर लिया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। और बिल्कुल एकदम जो कहते हैं ना सेलेक्टिव चीज़ें यहाँ पर लेके आई हूँ। नेम समाचार नेटवर्क, इसका गठन 2005 ईस्वी में किया गया था। मलेशिया की समाचार एजेंसी बरनामा को कुआलालंपुर इस नेटवर्क को संभाल रही है। ये भी ध्यान रखना, मलेशिया की जो समाचार एजेंसी है जिसका नाम है बरनामा कुआलालंपुर, ये इस नेटवर्क को संभाल रही है, नेम समाचार नेटवर्क को। भारतीय प्रेस परिषद 16 नवंबर 1966 को इसने विधिवत रूप से कार्य करना शुरू कर दिया। इसके जो अध्यक्ष हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त यानी कि जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, वो इसके क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। इस परिषद में कुल 28 सदस्य होते हैं जो विभिन्न क्षेत्रों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें मेन जो क्वेश्चन बनता है वो यहाँ पर देख लीजिए। भारतीय प्रेस परिषद के 3 सदस्य साहित्य अकादमी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो आपकी परीक्षा जिसकी आप परीक्षा देने जा रहे हैं, यूजीसी नेट, तथा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। इसके 3 जो सदस्य हैं। जनसंचार के राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रमुख कार्य सूचनाओं का संग्रहण करना एवं उनका डॉक्यूमेंटेशन करना है। ठीक है, ये जनसंचार के राष्ट्रीय प्रलेखन केंद्र हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान 17 अगस्त 1965 को यूनेस्को की सहायता से, किसकी? यूनेस्को की सहायता से इसकी स्थापना हुई थी। भारत का प्रमुख मीडिया स्कूल है, ये भी ध्यान रखना, भारत का प्रमुख सबसे मेन जो मीडिया स्कूल है वो है भारतीय जनसंचार संस्थान, जिसे भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संचालित किया जाता है। यह एक स्वायत्त शासी संस्थान है। ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 24 मार्च 1995 को हुई थी। इसकी सेवाएं न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी प्रदान की जाती हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स। 1 सेकेंड, और इसकी जो शॉर्ट फॉर्म है ना वो बेसिल के नाम से जानी जाती है। अगर बेसिल आपको मिल जाए तो आप जान लेना, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड, ये क्या है? इसकी शॉर्ट फॉर्म है बेसिल। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। प्रकाशन विभाग, प्रकाशन विभाग राष्ट्रीय महत्व तथा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दर्शाने वाली पुस्तकों तथा पत्रिकाओं का क्या है? भंडार है। ठीक है, सिनेमा से जुड़ी संस्थाओं की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये भी हमारे सूचना के अंतर्गत ही आता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम 1975 में मुंबई में इसकी स्थापना की गई थी, यानी कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। ये ध्यान रखना, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस निगम के माध्यम से फिल्मों को अलग अलग भारतीय भाषाओं में क्या किया जाता है? प्रकाशित किया जाता है। और 300 से अधिक फिल्मों को ही क्या कर चुका है? प्रकाशित कर चुका है। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार, इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पुणे के अंदर है। इसका फरवरी 1964 में इसका गठन किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म अभिलेखागार मुख्यालय पुणे में है। ये संस्था देश में फिल्म संस्कृति के संप्रेषण केंद्र के रूप में भी काम करती है। ये सारी जो संस्थाएं वो आपको याद रखनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर लेके आई हूँ। आपको एक बार में समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देख लेना। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान वर्ष 1960 में स्वायत्त शासन संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न
यह संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में एक चलचित्र संस्थान है। 1995 में इस संस्थान को भारत सरकार ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण में एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में शामिल किया। ये जो संस्थान है निर्देशन और पटकथा लेखन के लिए, सिनेमेटोग्राफी, संपादन और ऑडियोग्राफी में 3 वर्ष का क्या करता है, डिग्री यानी कि स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है। कौन सा, जो सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविज़न जो संस्थान है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहे और आप 1-2 बार इसका अच्छे से रिवीजन कर लेना। और पीछे मैं इसकी 2-3 वीडियो और बना चुकी हूँ। अगर आप हिंदी से नेट देने जा रहे हैं तो आप समझ लेना, आपके लिए ये चैनल बहुत ही बेनिफिशियल है। उसमें हमने 1 to 10 करा दिया है, उपन्यासों को कराया था, और भी मैं आगे कहानियाँ वगैरह लेके आने वाली हूँ फटाफट से। तो बस सीटेट का परसों पेपर हो जाएगा, उसकी आज लास्ट क्लास मैंने कराई थी। अगर आपका कोई भाई बहन सीटेट दे रहा है तो वो भी वहाँ से रिवीजन कर सकता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, सपोर्ट करना, ताकि कोई छोटे से क्या हो सके, मतलब ऊपर उठ सके। उसको क्या है कि जितना आप कर सकते हैं किसी के लिए कुछ भलाई का काम, तो उतना तो कर ही सकते हैं। बस एक सब्सक्राइब ही करना है, लाइक करना, कुछ नहीं करना। और धन्यवाद।